नमस्कार। बीच बहस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो एक 3 शब्दों का एक सेंटेंस जरूर बनाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा देश महान, मेरा भारत महान। और ये शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इतिहास में कभी कोई ऐसा कालखंड नहीं हुआ जब भारत ने आगे होकर के किसी देश पर आक्रमण किया हो। हाँ, ये जरूर हुआ है कि सांस्कृतिक रूप से हम इतने मजबूत, इतने तंदुरुस्त रहे हैं कि हमारे बारे में ये कहा जाता है कि अगर चीन जितने बड़े देश पर भी 1000 सालों तक किसी एक देश ने शासन किया, जबकि अपना एक सिपाही वहां नहीं भेजा, अपनी कोई सत्ता वहां नहीं चलाई, कोई खून खराबा वहां नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने सिद्धांतों के जरिए अगर किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर 1000 से अधिक साल तक शासन किया है तो वो हमारा भारत देश है। आज बात हो रही है उन्हीं दो बड़े देशों की जो दुनिया में एक बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ साथ ही उन दोनों देशों के बाजारों के साथ में पूरी दुनिया चिंतन कर रही है कि इन देशों का आपस का संबंध किस तरीके से होने वाला है और क्या चिंता है और क्या चिंतन है और क्या दर्शन है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारा विषय आज का है भारत, चीन, तिब्बत। हमने साथ में जोड़ा है संबंध और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सौरभ सरस्वत जी। आप क्षेत्रीय संयोजक हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सौरभ जी, चूंकि आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के क्षेत्रीय संयोजक हैं और बहुत ही मुखर दृष्टि है आपकी, इस बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा लिखा है। और जब हम भारत तिब्बत की बात करते हैं, भारत चीन की बात करते हैं, चीन और तिब्बत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी एक नज़र आती है। लेकिन अगर हम विशेष रूप से भारत, चीन और तिब्बत को एक साथ लेते हुए देखें तो किस तरीके के माहौल हमें आज के समय में नज़र आता है, आज के परिदृश्य में नज़र आता है, जिसके बारे में चिंतन करने की हमें ज़रूरत है? आज जो माहौल है, हमें इसके उत्पत्ति के कारणों के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि आज ये जो माहौल है इसके बीज में क्या है। देखिए, अगर आप भौगोलिक रूप से भारत और चीन को देखें तो तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में एशिया की इन 2 महाशक्तियों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में विद्यमान रहा है जी। और आज से नहीं है, ये सदियों से है और ये एक प्राकृतिक बैरियर का भी काम करता था जी। भारत और चीन की सीमाएं कभी आपस में मिली नहीं। बिल्कुल ठीक। और हमारे इस भारत भूमि और चीन की भूमि के बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत है, एक विशाल रेगिस्तान है जिसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक प्राकृतिक और एक पठार है बहुत बड़ा। जलवायु तो ईश्वर ने भी इन 2 देशों को अलग करके रखा और उस भूमि पर जो लोग बसे थे वे शांति प्रिय, अहिंसा के पुजारी तिब्बती हमारे भाई थे जी, जो कि भारतीय संस्कृति के विस्तार के रूप में बौद्ध धर्म हमारा तिब्बत भी गया और चीन भी गया और तिब्बती नागरिक इस नाते भारत को अपना गुरु भी मानते हैं। तो हमारा बड़ा आत्मीय और बंधुत्व का संबंध रहा है। ठीक बात है। और वो बंधुत्व का संबंध हमारा आगे तक किस तरीके से चलने वाला है उस पर भी हमें विचार करना है। हम ये भी जानते हैं कि तिब्बती के जो गुरु हैं दलाई लामा, वो इस समय हिंदुस्तान में रहते हैं और इस समय नहीं बल्कि कई सालों से, कई दशकों से दलाई लामा जी धर्मशाला से वहाँ की उनकी पूरी की पूरी सत्ता चलती है। हालांकि हम ये भी देखना पड़ेगा कि हालिया चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एक विदेश मंत्री, वहाँ के चीन के विदेश मंत्री, तिब्बत उनका दौरा हुआ है और ये 15 अगस्त के प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद में हुआ है। और ये माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई व्यक्ति तिब्बत जाए, विदेश मंत्री तिब्बत जाए, ये यूं ही होने वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा घटनाक्रम होना चाहिए। तिब्बत को लेकर चीन हमेशा से आशंकित रहा है जी। और चूंकि आप तिब्बत को लेकर भारत हमेशा से संवेदनशील रहा है जी। अभी हाल में कुछ दिनों पहले परम पावन दलाई लामा का तवांग दौरा हुआ अरुणाचल प्रदेश का जी। और उस दौरे पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। तो आज भारत की जो सरकार है इतनी सबल और सक्षम सरकार है कि उन आपत्तियों की ओर ध्यान नहीं दिया और निर्बाध रूप से इसको अपने देश का आंतरिक मामला मानते हुए और परम पावन को वहां पर जाने की अनुमति प्रदान करी। तो तिब्बत का जो इशू है, मैं आपको इसके इतिहास में ले जाना चाहता हूं। 49 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 49 में चीन
तिब्बत में घुसता है ये कहते हुए कि हम यहाँ विकास करेंगे, हम यहाँ पर सड़क बनाएंगे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे, आपके यहाँ अशिक्षा बहुत है तो हम आपके लिए स्कूल्स खोलेंगे, आप पिछड़े हुए हो आपको हम अग्रणी बनाएंगे जी। इस धोखे में, इस चाशनी को पिलाते हुए वहाँ घुसता है। और ये हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों ने थोड़ा बहुत विश्वास किया और उसका उत्तर ये मिला कि उसी सड़क से गाड़ियां आई तो टैंक भी आए। उससे केवल प्रगति नहीं आई, उसके ऊपर चलती हुई सेना भी आई, उसके ऊपर टैंक भी आए। और सिर्फ 10 सालों में 49 से 59 के बीच में 49 से 59 के बीच में पूरे तरीके से तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। और 59 में परम पावन दलाई लामा का पलायन होता है अपने 85,000 समर्थकों के साथ, जो भूखे प्यासे अपने देश को छोड़कर, अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव को छोड़ करके वहाँ से पलायन करते हैं और भारत सरकार उनको शरण देती है ये 59 में। और बार बार दलाई लामा ने अपने दूत भेजे भारत को। कई लोगों से उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा कि चीन की दृष्टि केवल तिब्बत तक नहीं है, इसका आपको भी शिकार होना पड़ेगा जी। और हम शायद इस बात को समझ नहीं पाए। और 59 के सिर्फ 2 सालों बाद, जी मैं उसी पॉइंट पर आना चाहता था कि क्या 62 के बाद में जो 62 हुआ ये उसका परिणाम था कि हम लोग ये देखते रह गए कि पंचशील के सिद्धांत किस तरीके से होंगे, वो आगे बढ़ेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई रहेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन 59 के बाद में दलाई लामा जब अपने 85,000 समर्थकों के साथ में आते हैं, इसे एक विश्व इतिहास में द ग्रेट एस्केप भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान को भुलाकर तो आए लेकिन आत्मसम्मान को बचा भी लिया। और शायद हिंदुस्तान की ताकत भी थी किसी तरीके से कि उन्होंने उस देश को, उस धर्मगुरु को, उनके सारे लोगों को अपने यहाँ पर शरण दी। ये भारत की भारतीयता का एक प्रमुख लक्षण कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भारतीय संस्कृति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है कि अगर कोई शरण में आए तो उसको शरण देनी चाहिए। राम और विभीषण के प्रसंग में लिखा है। ठीक बात है कि अगर अधम से अधम व्यक्ति भी आए, जबकि ये तो बहुत अच्छे लोग थे, तो व्यक्ति का विचार न करते हुए अगर कोई शरण में आए तो उसको शरण अवश्य देनी चाहिए। और ये भारत की महान संस्कृति रही है कि हम, और तिब्बत तो हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है, हालांकि वो हमको गुरु मानता है लेकिन हमारा उससे बंधुत्व का संबंध है। 7वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म वहाँ गया जी, तब तिब्बत में तब बौद्ध धर्म वहाँ पर गया तो अहिंसा, करुणा और प्रेम को लेकर के गया। और उस करुणा, अहिंसा और प्रेम से उनके जीवन में जो निखार आया, इसके लिए वो आज भी भारत के आभारी हैं। आप कह रहे थे कि 59 के बाद में 2 साल बाद ही सीधा हमें पता चलता है हमें, उसके बाद में 62 का युद्ध होता है। तो क्या भारत को उसके प्रेम, उसके स्नेह की कीमत चुकानी पड़ी? ना उसके प्रेम और तिब्बत के प्रेम की कीमत न चुकानी पड़ी, हमारा जो चीन के प्रति रवैया था उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। राजनीतिक नेतृत्व की बात कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं राजनीतिक नेतृत्व की बात कह रहा हूं कि जो हमारा चीन के प्रति रवैया था जी। पूरे विश्व में चीन अलग थलग पड़ा हुआ एक देश था। रूस का पिछलग्गू के रूप में इसकी मान्यता थी कि रशिया का एक पिछलग्गू देश है चीन जी। चीन की विश्व में कोई, आप 1950 के पहले कोई भी एक ग्रंथ आप निकाल के बता दीजिए जहां चीन का महिमा मंडन हो। ठीक बात है। चीन के बारे में अगर कभी लिखा गया तो 1950 के बाद लिखा गया, उससे पहले कभी भी चीन के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो चीन तो बहुत तरीके से अपने आप को स्थापित करने में 1950 के बाद लगा, और वो भी तब जब वहां पर कम्युनिस्ट शासन आया। बौद्ध चीन अलग था और कम्युनिस्ट चीन अलग है। दोनों चीन से हम एक ही व्यवहार नहीं कर सकते हैं। एक विस्तारवादी है, एक अहिंसावादी जी, कभी रहा होगा। सही बात है। तो हमें शठे शाठ्यम समाचरेत वो करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। और एक सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताऊं जिस पे चर्चा नहीं होती है, 62 के युद्ध में वायुसेना को इजाजत नहीं दी गई। जी बिल्कुल ठीक बात है। वायुसेना को जिस दिन ये तय किया कि वायु सेना हमारी अब इस वॉर में जाएगी, उसी दिन चीन बिना कहे बैक हो गया। किसी ने नहीं कहा, रातों रात वो बैक हो गया। और उसके बावजूद भी उसने एक
काफ़ी बड़ा भूभाग भारत का हड़प लिया। मैं एक बात पे और सौरभ जी आपका भी ध्यान देना चाहूँगा, और किस तरीके से ये चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर हमने ये बात करी है कि चीन के विदेश मंत्री तिब्बत जाते हैं, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत लंबे समय बाद अमेरिका से, अमेरिकी सरकार का कोई व्यक्ति तिब्बत आया है और तिब्बत आकर के उसने बात की। बिकॉज ये बहुत समय पहले की बात है जब अमेरिका तिब्बत का अच्छा व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में एक किताब छपती है और किताब के छपने के बाद में अमेरिका चीन का व्यापार बहुत लंबे समय से अच्छा खासा शुरू होता है, और उसके बाद में आज बहुत सालों बाद, दशकों बाद ये चीज़ होती है कि तिब्बत में अमेरिका सरकार का एक दूत वहां पर आता है और बात करता है। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण देते हैं, और उसके बाद में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति तिब्बत जाता है। भारत और अमेरिका का संबंध भी इस विषय में इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं रखता है। देखिए, अमेरिका शुरू से ही तिब्बत की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है जी। और अभी हाल में उन्होंने तिब्बत की सरकार को डायरेक्ट फंडिंग भी करी है जी। तो अमेरिका का जो प्रो तिब्बत रवैया रहा है और भारत का जो तिब्बत के साथ बंधुत्व है, ये दोनों चीज़ें चीन को अखरती हैं जी। और चीन को साधने के लिए भी तिब्बत को साधना बहुत ज़रूरी है। सही बात। क्योंकि तिब्बत हमारा हमेशा से पड़ोसी रहा है। चीन कभी, आप 1000 साल पीछे चले जाइए, 2000 साल, 5000 साल, चीन के साथ हमारी कोई सीमा कभी नहीं थी। ठीक बात है। पड़ोसी हमारा था ही नहीं कभी वो। हमने तो उसको पड़ोसी अपने ऊपर ओढ़ लिया। हमने, ये हमारी गलती रही। हाँ, हमारी गलती रही। हमने उसको जबरदस्ती अपना, और अच्छा, अगर चीन हमारा पड़ोसी होता तो आज भारत में भारत चीन बॉर्डर पुलिस होती, न कि भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ठीक बात है। आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो तिब्बत शब्द कहाँ से आ रहा है? और इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। जब तिब्बत स्वतंत्र था तो उस समय तिब्बत से भारत आने के 13 मार्ग थे और 76 सुरक्षाकर्मी डंडा लेकर पहरा देते थे। 13 मार्ग थे और 76 पुलिसकर्मी, केवल 76, 100 से भी कम डंडा लेकर के पहरा देते थे कि, और वो भी डंडा पशुओं से रक्षा के लिए था। ठीक बात है। आज हमारी 2 लाख की फौज वहां पड़ी हुई है। कई देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा उसका बजट है और वो सारा पैसा इस देश के विकास कार्यों में लग सकता था जो आज हमें बॉर्डर पे खर्च करना पड़ रहा है। आज लाखों स्कूल खुल सकते थे, स्वच्छ पेयजल कितनों को नसीब हो सकता था उस पैसे से। सही बात है। आज भारत सरकार को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, रफाल मंगाने पड़ रहे हैं और तमाम चीज़ों से अपने को, इक्विपमेंट से अपने को साधना पड़ रहा है। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम किस कॉस्ट पे तिब्बत को इग्नोर कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने सौरभ जी बहुत सही बात कही है। किसी न किसी तौर पे आज भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी जो इस समय का दौर चल रहा है, इसमें बहुत 1000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से किसी न किसी तरीके से फंडिंग की गई, दिए गए इस बीमारी से निपटने के लिए। तो लोग कहने वाले ये भी हैं कि भाई इतना पैसा अगर कोरोना नहीं होता तो फिर दूसरी जगह खर्च होता और अच्छी जगह खर्च होता, भारत की जीडीपी बढ़ती। ये सब कुछ बात सही भी लगती है और ये भी कहा जाता है कि जो गलतियां हुई वो पहले हो गई, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बात ठीक है, लेकिन गलतियों से सीखेगा कौन? अगर हम उन गलतियों से नहीं सीखेंगे तो लोग बार बार सरकारों में आते रहेंगे और बार बार गलतियां करते रहेंगे और उन गलतियों को आम जनता भुगतेगी। सौरभ जी, क्या बात है कि आईटीबीपी की जो आपने बात की, तो भारत जो कि तिब्बत को मान्यता एक तरीके से देता है, तो अगर भारत तिब्बत को मान्यता देता है तो क्यों चीन की जो आपने बात की कि चीन के साथ में हमारी बॉर्डर पुलिस नहीं, आईटीबीपी के नाम से है, तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से भी देखें कि क्या हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है एक सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पे आप देखे जाते हैं? आज आपने भी कहा कि दलाई लामा जी का जब तवांग दौरा होता है तो वो निर्बाध रूप से पूरा होता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि इस कार्यकाल में या आगे जाकर के कोई एक ऐसी बात भी होती है कि विश्व स्तर पर तिब्बत को एक अलग राज्य में मान्यता मिले, इसके लिए प्रयास किए जाए और चीन को अलग थलग किस तरीके से किया जाए? तिब्बत ही एक ऐसा इशू है जो कि वर्ल्ड में चीन को अलग थलग करने की क्षमता रखता है। विश्व के देशों को तिब्बत को मान्यता देनी चाहिए। इनके दूतावास अपने अपने स्टेट्स में
खुलवाने चाहिए और इनको एक राजनीतिक समर्थन, जैसे अभी बहुत लंबे समय बाद ताइवान को अमेरिका ने समर्थन दिया है, जबकि चीन के कहने पर ताइवान से समर्थन वापस लिया था अमेरिका ने और उसकी मान्यता खत्म करी थी। अभी वापस ताइवान की मान्यता बहाल करी है। ये जो आसियान देश, ताइवान में भी अमेरिका के नामी सरकार के मंत्री जो अभी जाके आए हैं। हाँ, तो ये जो आसियान देश हैं जो चीन के चारों तरफ हैं, जिसमें जापान भी पीड़ित है, जिसमें बर्मा भी पीड़ित है, जिसमें वियतनाम भी है, ताइवान भी है, हांगकांग के उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तो ये जो भी देश हैं, ये सब के सब इन देशों को सशक्त करने के लिए विश्व को एक होना चाहिए। चीन का जो स्वभाव है विस्तारवाद है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा कि विस्तारवाद इसका मूल स्वभाव है। ठीक है, तो जिसका मूल स्वभाव ही विस्तारवाद है, वो प्रेम, करुणा, अहिंसा की बात उसको समझ नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए आवश्यक है जो हमारे, देखिए इसके लड़ने का उपाय भी है और जो हमारे यहाँ सदियों से रहा है। योगेश्वर कृष्ण ने द्वापर में शुरू किया सोशियो इकोनॉमिक बाइकॉट। ठीक बात है। मथुरा से हमें मक्खन नहीं लेना है, न वहां देना है, कर नहीं देना, हमें कर भी नहीं देना है और न्याय मांगने भी नहीं जाना है, राजा के पास न्याय मांगने भी नहीं जाना है। तो सोशियो इकोनॉमिक बाइकॉट इसको गांधी जी ने किया। इसको और जो भी यहाँ पर लीडर्स थे उस समय, सभी ने इस तरीके से ये सभी ने समझ ये किया। और इसी को आज प्रधानमंत्री जी स्वदेशी और स्वावलंबन की बात पे ले आए हैं। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल की बात आ रही है। बिल्कुल, ये इसका मूल वहीं से है। योगेश्वर कृष्ण की धारणा थी ये, और उन्होंने ये काम सबसे पहले मथुरा में करके दिखाया। तो ये जो हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, इनसे ही हमें आगे की बहुत बड़ी समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आज देखना चाह रहा है हम किसी न किसी तौर पे कि देशभक्ति के यूं कोई एक अलग से माने नहीं होते हैं। हम कहें कि देशभक्ति की ये परिभाषा है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देशभक्त होता है। कोई कहे कि तुमको यही करना पड़ेगा और तभी तुम देशभक्त कहलाओगे, ऐसा थोड़ा सा गलत भी होता है। हम ये कहें कि एक वैश्विक विश्व है, पूरा का पूरा विश्व, इसको ग्लोबल विलेज कहते हैं। हम इसे हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। और हम तो ये चाहते भी हैं कि दुनिया में कभी ऐसा भी समय आना चाहिए जब कोई भी किसी भी देश की यात्रा करना चाहे तो उसे किसी पासपोर्ट की, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़े और वो जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सके, बहुत सहज रूप से जा सके। हालांकि ऐसी स्थिति अभी हालिया निर्मित होती नहीं दिखती है, लेकिन एक स्वप्न है और स्वप्न कभी ना कभी तो सच्चाई का मूर्त रूप लेगा, हम ऐसा देखते हैं। सौरभ जी, मैं ये देखना चाह रहा था कि आपने जो सोशल इकोनॉमिक की बात की या स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, जब ये चीज़ आती है कि जो सस्ती चीज़ें आती हैं चीन से और हमारे यहाँ भी उतना सस्ता नहीं बन रहा है, तो मुकाबला किस तरीके से किया जाएगा? हमारे यहाँ की प्लानिंग क्या है, योजना क्या है? ये सारे मुकाबले नैतिक बल से होते हैं। आपका मानसिक बल कितना प्रबल है, आप जापान का उदाहरण देखिए। अमेरिका से जब उसकी टसल हुई तो अमेरिकन चीज़ों को जनता ने बहिष्कार कर दिया, एक सुई तक वहाँ नहीं बिक पाती थी, और उन्होंने उस अवसर का लाभ लेकर के स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया और जापान तकनीक के क्षेत्र में उच्च सोपानों पर पहुंचा, हिरोशिमा नागासाकी के बाद। तो एक्चुअली हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और ये तो तब हुआ था जब जापान ने भी पर्ल हार्बर अटैक किया था, उसके बाद में हिरोशिमा नागासाकी हुआ। हिंदुस्तान ने तो कोई अटैक भी नहीं किया, कहीं नहीं किया। और हमें तो दूसरों से ही सीखने का अवसर मिल रहा है, और आत्मनिर्भर होना आज के समय की युग की आवश्यकता है। और इसका आह्वान लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया और इसके लिए तमाम स्कीमें भी बनाई। और आज इस देश का सौभाग्य है कि हमारा युवा इसके बारे में सोचने लग गया है कि आत्मनिर्भर किस प्रकार से हुआ जाए। देखिए, आत्मनिर्भर के कई मायने हैं। इसमें आप तकनीक के क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया चल रहा है जी। आप ज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप सैन्य विस्तार में हो सकते हैं। आज हमें अपनी ज़रूरतों का अधिकांश सैन्य सामान बाहर से लेना पड़ता है। अभी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है, कई चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है और कहा है कि इसको MSME से और देश में ही इसको परचेज करना है। तो इस दिशा में सरकार बढ़ रही है, जनता को बढ़ना चाहिए, उद्योगपतियों को बढ़ना चाहिए।
और हमारे यहाँ उद्योगपतियों को बड़ा सम्मान दिया गया है। बिल्कुल, शुरू से ही महाजन कहा जाता, श्रेष्ठी कहा गया है। ठीक बात है। हमने उनको धिकारा नहीं, और आज भी फिल्मों में कुछ भी कहा गया हो, लेकिन हमने नहीं धिकारा। हमने श्रेष्ठी कह के पुकारा है, हमने उनको महाजन कहा है। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम टैक्स पेयर्स का सम्मान करते हैं, हम उन्हें गड़बड़ नहीं समझते हैं, तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए और अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये सारा वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। और इस वातावरण से हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जो वातावरण की आप बात कर रहे हैं, क्या चीन इससे कुछ समझ पा रहा है? क्योंकि उसको भी कुछ समझना चाहिए कि किस तरीके से भारत में चीज़ें बदल रही हैं। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ और भारत ने जिस अपनी क्षमता का वहाँ प्रदर्शन किया, जिस तरीके से भारत के सैनिकों ने वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे, अडिग रहे और किसी भी तरीके से वो स्थितियाँ निर्मित नहीं होने दी जो 60 के दशक में आसानी से शायद हो जाया करती थी। चीन को क्या कुछ समझ में आ रहा है? चीन को निश्चित रूप से समझ में आ रहा है, और चीन अब ग्लोबली अकेला पड़ता जा रहा है। दूसरा, उसका व्यापार बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। चीन की इकोनॉमी को देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आज चीन जो आपको दिख रहा है वो अपने आकार का 3 गुना दिख रहा है। चीन की जो दीवार है उसके पीछे छुप के रहने वाले ये लोग थे, वही इसकी सीमा थी जो इनकी चीन की दीवार, उसके बाहर सारा कब्जा है, जितना भी है सबका सब कब्जा है। और वो क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी की भूख है इसको। आज चीन की समृद्धि का जो कारण है वो तिब्बत है। बिल्कुल ठीक है। तिब्बत के मैं आपको बताऊं 85 तक 4500 करोड़ डॉलर के पेड़, केवल पेड़ काट दिए वहां से, तिब्बत से 4500 करोड़ डॉलर के तो केवल पेड़ काट दिए। और पेड़ों के काटने से क्या हुआ? जलवायु प्रभावित हुई। तिब्बत से अधिकांश नदियां भारत की तरफ आती हैं। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ इसका परिणाम है। आप ये देखिए ब्रह्मपुत्र में क्यों बाढ़ आती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट पूरा तिब्बत को छत कहते थे जी, दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत, विश्व की छत है तिब्बत। और उस तिब्बत का ऐसा अंधाधुंध, वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, इवन डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम, आप सोच नहीं, मतलब जो भी विश्व के रत्न हैं उससे परिपूर्ण प्रदेश है। ये भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से अगर अस्वस्थ है दुनिया में कहीं पर भी, अगर वो तिब्बत चला जाए इसके बाद में फिर स्वस्थ होकर लौटे। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट है। दूसरा विषय कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर से भारत में अधिकांश नदियां निकल रही हैं जी। तो कैलाश मानसरोवर हमारी आस्था का प्रतीक बिल्कुल सही है। कैलाश मानसरोवर में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जैन साधुओं ने और भगवान शिव का तो निवास स्थान है। तो एक ऐसे महत्व के स्थान को जो कि आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से इस विश्व में अपना स्थान रखता हो, और चीन ने वहाँ का सैन्यीकरण कर दिया। वहाँ पर जहाँ अहिंसा थी वहाँ पर गोला बारूद, और अभी ये जो तनाव की जो आप बात बता रहे हैं, ये भारत चीन से नहीं, ये तिब्बत यूज हो रहा है, उसमें तिब्बत के संसाधन यूज हो रहे हैं। वहाँ अपने प्रक्षेपास्त्र उसने तैयार कर रखे हैं। तिब्बत की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ कर रहा है चीन, जबकि तिब्बत हमें अपना बड़ा भाई मानता है, गुरु मानता है, और उसकी भूमि का उपयोग, तो जब तक तिब्बत की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आप चीन को दूर नहीं कर पाएंगे। चीन को दूर करने के लिए तिब्बत समस्या का समाधान होना बेहद आवश्यक है। सौरभ जी, हमने सुना है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे नहीं जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल हो। सरलता से कोई बात नहीं होती है। जो आपने कहा था कि षठे शाठ्यम समाचरेत, तो ये हम अगर लगातार कहते रहेंगे या कोई भी कहता रहेगा कि ये समाधान होना चाहिए, तो समाधान कहने से नहीं होगा। उसके लिए तो कुछ पराक्रम ही करना पड़ेगा। तो वो पराक्रम क्या हमें नजर आ रहा है? पराक्रम के लिए एक राजनीतिक मानसिकता चाहिए, और आज वो राजनीतिक मानसिकता है। आप 62 के युद्ध में आप देखिए, वो राजनीतिक मानसिकता का अभाव था। हम विश्वास में छल लिए गए जी। हम पंचशील की चाशनी में और हिंदी चीनी भाई भाई की चाशनी में हमारे साथ छल हो गया 62 में।
लेकिन आज वो छल होने की संभावना नहीं है। डोकलाम में आपने देख लिया, अभी गालवान में आपने देख लिया। हमने तो अपने शहीदों को ससम्मान उनकी संख्या भी बताई और उनको लेकर के भी आए। चीन ने आज तक संख्या नहीं बताई। अभी बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास में रह गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात उसमें करना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख में जो इस समय घट रहा है, चीज़ें हो रही हैं। इवन CDS प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी ने भी कहा कि अगर बातचीत के दरवाजे से बात नहीं होती है तो सैन्य विकल्प भी हमारे पास में खुले हुए हैं। क्या लद्दाख में जो चीज़ें हुई धारा 370 के हटने के बाद उसका प्रभाव केवल पाकिस्तान के ऊपर नहीं पड़ा, बल्कि चाइना के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है? क्योंकि लद्दाख का एक बड़ा भूखंड जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन जो चाइना के पास में कब्जे में है, तो क्या इस समय इन सब चीज़ों का भी एक ठीक तरीके से आप समुच्चय देख पा रहे हैं? बिल्कुल। चीन को मुख्य रूप से यही भय है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तक इतना अच्छा अभी तेजी के साथ पिछले 5 सालों में बना है। ओके। वरना इन चीज़ों को ब्यूरोक्रेटिक रूप से अपने कुछ साहित्यकारों के रूप में, अपने कुछ प्रशंसकों के रूप में, कुछ पत्रकारों के रूप में चीन डाइवर्ट करता रहता था और भारत सरकार वहाँ तक निर्णय नहीं ले पाती थी। फाइलें फंसी रहती थी, फॉरेस्ट की NOC नहीं मिल रही है तो किसी और डिपार्टमेंट की NOC नहीं मिल रही है, तो इनमें फाइलों के मकड़ जाल की वजह से, लाल फीताशाही की वजह से हमारी वो सड़कें वहाँ तक नहीं बन पा रही थी जो पिछले 5 साल में बनी हैं। तो इस कारण से भी चीन बौखलाया हुआ है कि भारत में हो क्या रहा है, भारत एकदम से आगे कैसे बढ़ रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि अभी जो कोरोना के बाद वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें चीन को में शी जिनपिंग को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए भी अपनी जनता का ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट करने की ज़रूरत थी और उसी ध्यान की वजह से ये सारी घटनाएं अभी क्रिएट करी गई हैं। अपने घर में खुद ही फंसे हुए एक तरीके से, खुद बहुत बेहद बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। चलिए, आज की बातों में बहुत कुछ निकला है और ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि भारत अमेरिका का संबंध इस तरीके से गति पकड़ रहा है। यहीं पर हम देखें तो भारत तिब्बत का संबंध इस तरीके से गति पकड़ रहा है और साथ साथ भी अमेरिका ताइवान और अमेरिका तिब्बत का संबंध भी इस तरीके से गति पकड़ रहा है। चीन इन सब मामलों में परेशान है। चीन वही देश है, भारत से बुद्ध जाते हैं, चीन में जाते हैं, वहाँ सांस्कृतिक रूप से हमारा शासन होता है। भारत से बोधि धर्मन जाते हैं, तब भी हमारा सांस्कृतिक रूप से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जिसे हम कुंग-फू कराटे के नाम से जानते हैं। वो मार्शल आर्ट की विद्या जो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो हिंदुस्तान से बोधि धर्मन के रूप में 7वीं शताब्दी में उतर जाती है। ये चीज़ें ऐसे आगे बढ़ रही हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम इन मुद्दों को किस तरीके से देखें, और अगर देखते हैं तो ज़रा समझें और समझने के बाद में उसमें अपना क्या योगदान हो सकता है, सोशल इकोनॉमिकल तौर पे भी अगर हो सकता है तो हम जरूर दें। भारत चीन संबंधों के ऊपर सौरभ जी आपने इतना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।